नमस्कार साथियों, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर का जो आपका राजनीति विज्ञान का विषय है उसका पेपर फर्स्ट, राजनीति विज्ञान का मूल आधार। इस विषय में अब तक हम व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, परंपरागत दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण, राजनीति विज्ञान का अन्य विषयों से, अन्य सामाजिक विज्ञान के अन्य विषयों से सहसंबंध, उन सभी के बारे में हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। जो पिछले हमारे टॉपिक थे उन सभी के आपने वीडियो देखे होंगे, और अगर आपको उनके बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे पिछले वीडियो पर जाकर क्लिक कीजिए और देखिए उत्तर व्यवहारवाद, व्यवहारवाद, परंपरागत दृष्टिकोण, उन सभी की वहाँ पे जानकारी मिलेगी। हमारी जो पिछली कक्षा हुई थी सरकार के अंग व व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका के संदर्भ में हमारी जो पिछली कक्षा थी, कक्षा फर्स्ट, उसमें आपको देखने को मिला होगा कि व्यवस्थापिका को विश्व में अनेक नामों से जाना जाता है। जैसे जापान में डाइट कहते हैं, कांग्रेस अमेरिका में कहते हैं, ब्रिटेन और भारत में संसद कहते हैं। जैसे इसी प्रकार से राष्ट्रीय सभा स्विट्जरलैंड में कहते हैं। तो हम बात कर सकते हैं विश्व के अनेक देशों में व्यवस्थापिका को अलग अलग नामों से जाना जाता है। देखिए, व्यवस्थापिका की आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि कानून का निर्माण करने की, और हमने पिछली कक्षा में पढ़ा कि कार्यों के आधार पे सरकार के 3 अंगों में विभाजित किया गया, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों भागों में कार्यों के आधार पर विभाजन किया गया सरकार का। हमने कल डेफिनेशन भी पढ़ी सरकार की। तो इस प्रकार से अब आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा व्यवस्थापिका के कार्य। देखिए, व्यवस्थापिका के जो कार्य होते हैं हम उन्हें विस्तृत अध्ययन करने पर यह पाएंगे कि कुछ परंपरागत विचार थे, कुछ परंपरागत कार्य व शक्तियाँ थी और कुछ आधुनिक। हम आधुनिक व परंपरागत दोनों ही प्रकार के कार्य व शक्तियों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम व्यवस्थापिका के जो कार्य हैं उनको 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, पहला परंपरागत और दूसरा आधुनिक। देखिए, हम बात करें परंपरागत के संदर्भ में, परंपरागत के संदर्भ में हम शक्तियों और कार्यों के संदर्भ में बात करें तो परंपरागत है विधेय कार्य, वित्तीय कार्य, कार्यपालिका पर नियंत्रण का कार्य, न्यायिक कार्य, निर्वाचन संबंधी कार्य और संविधान संशोधन संबंधी कार्य। ये सभी कार्य परंपरागत कार्य व शक्तियाँ हैं। जबकि हम बात करें आधुनिक कार्यों के बारे में, आधुनिक कार्यों के व शक्तियों के बारे में, तो वैधता प्रदान करने का कार्य, सुरक्षा यंत्र का कार्य, प्रतिनिधित्व का कार्य, हित समूहीकरण का कार्य, हित स्पष्टीकरण का कार्य, राजनीतिक सामाजिकरण का कार्य, पर्यवेक्षण व छानबीन व निगरानी का कार्य, राजनीतिक शिक्षा का कार्य। ये सभी कौन से कार्य हैं? आधुनिक कार्य। देखिए, इसी प्रकार से इन दोनों को 2 भागों में कार्यों को विभाजित किया गया है। आज हम इन्हीं कार्यों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहला हमारा जो परंपरागत का कार्य है
जो परंपरागत का पहला कार्य है उसमें हम बात करते हैं विधायी कार्य की। देखिए, विधायी कार्य अगर हम प्राचीन समय के बारे में बात करें तो विधि व कानून का निर्माण करना कार्यपालिका का ही कार्य था प्राचीन समय में, क्योंकि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों एक ही होती थी। कानूनों का निर्माण भी वही करती थी और कानूनों को लागू भी वही करती थी। देखिए, विधायी कानूनों के निर्माण संबंधी हम बात करें विश्व के संदर्भ में, वर्तमान के संदर्भ में, तो विधेय संबंधी जो कोई भी कानून का निर्माण करती है वह कौन करती है? व्यवस्थापिका। भारत के अलावा विश्व के अनेक देशों में विधायिका यानी कि व्यवस्थापिका कानून निर्माण का कार्य करती है। हम इसी प्रकार से कह सकते हैं कि कानून निर्माण करने की शक्ति किसके पास होती है? तो वो किसके पास होती है? व्यवस्थापिका यानी संसद के पास होती है। हम चाहे भारत के संदर्भ में बात करें, चाहे इंग्लैंड के संदर्भ में बात करें, चाहे अमेरिका के संदर्भ में बात करें, चाहे स्विट्जरलैंड के संदर्भ में बात करें, सभी जगह पर विधायिका ही, व्यवस्थापिका ही कानून का निर्माण करती है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो विचारक है उन्होंने विधायिका को दो भागों में विभाजित किया, एक शक्तिशाली विधायिका और एक थोड़ी कमजोर विधायिका। शक्तिशाली विधायिका के संदर्भ में हम बात करें तो वो कहाँ की है? ब्रिटेन की है, क्योंकि वह विधेय संबंधी कार्यों में बहुत ही मजबूत है, बहुत ही शक्तिशाली है। ब्रिटेन की जो संसद है, इंग्लैंड की जो संसद है, उसके बारे में कहा जाता है कि वह ऐसा कोई कानून नहीं जिसे नहीं बना सकती, वह सभी प्रकार के कानूनों का निर्माण कर सकती हैं, लेकिन स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, बाकी के सारे नियम बना सकती है। यह ब्रिटेन की जो संसद है उसके बारे में कहा जाता है। अर्थात यह है कि जो ब्रिटेन की संसद ने कानून का निर्माण कर दिया, विधेय संबंधी कार्य किया, उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर विधेय जो संसद है, जो व्यवस्थापिका है, वो किस प्रकार की है? सर्वोच्च है। सर्वोच्च होने के कारण वहाँ का सर्वोच्च न्यायालय वहाँ के जो विधि और कानून का निर्माण किया उसमें कुछ भी क्या नहीं कर सकता? सुधार नहीं कर सकता या उसे समाप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार हम बात करें अमेरिका और भारत के संदर्भ में, भारत की विधायिका जो कानून का निर्माण करती है उसे हमारे यहाँ पर इतनी निरंकुश और इतनी शक्तिशाली नहीं बनाया गया। उसे कार्य तो दिए गए हैं विधेय निर्माण का, लेकिन वो ऐसा कोई कानून का निर्माण नहीं कर सकती जो हमारे संविधान के मूल ढांचे को हनन पहुंचाता हो, सीमित करता हो, समाप्त करता हो। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है और भारत है, वहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय को किस प्रकार की शक्ति दी गई है? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान है। हम विधेय संबंधी कार्यों के बारे में बात करें
तो लगभग सभी राष्ट्रों में विधेय संबंधी कार्य कौन करती है? संसद करती है। यह संसद का एक प्रमुख कार्य होता है। यह व्यवस्थापिका का क्या होता है? एक प्रमुख कार्य होता है, क्योंकि व्यवस्थापिका का निर्माण किसके लिए होता है? कानूनों के निर्माण के लिए ही उसका निर्माण होता है। हम बात करें भारत के संबंध में या अमेरिका के संबंध में या कार्यों के आधार पे, तो व्यवस्थापिका का पहला और प्रमुख कह सकते हैं, मुख्य काम कह सकते हैं किसे? विधेय संबंधी कार्य, क्योंकि ये इसका सबसे प्रमुख कार्य होता है। देखिए, हम बात करते हैं परंपरागत दृष्टिकोण के जो कार्य हैं व्यवस्थापिका से संबंधी। सेकंड कार्य वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्य के संबंध में हम बात करें, वित्तीय कार्य के संबंध में हम बात करें तो व्यवस्थापिका का ये भी एक परंपरागत कार्य और शक्ति है। किस प्रकार से है? देखिए, हम बात करें संसदात्मक व्यवस्था हो, उसमें सबसे पहले चाहे संसदात्मक व्यवस्था हो चाहे अध्यक्षात्मक व्यवस्था हो, लेकिन बजट को पास कौन कर सकता है? बजट को पास कौन करता है? व्यवस्थापिका। हमारे यहाँ पर संचित निधि में से कार्यपालिका बिना व्यवस्थापिका की अनुमति के बिना एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकती। तो यहाँ पर पावरफुल कौन है? व्यवस्थापिका। यानी व्यवस्थापिका को वित्तीय शक्ति भी प्राप्त है। बिना बजट पास हुए कार्यपालिका किसी भी योजना को लागू नहीं कर सकती। और बजट प्रस्ताव पास करने का कार्य कौन करती है? व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका कार्यपालिका के अनुदान और मांगों को सुनकर के प्रस्ताव पास के माध्यम से उन्हें बजट और अनुदान देती है। जब तक व्यवस्थापिका बजट पास नहीं करेगी तब तक कार्यपालिका किसी भी योजना को लागू नहीं कर सकती। इसी क्षेत्र में हम बात करें, कार्यपालिका किसी भी व्यक्ति पर अपनी इच्छा से टैक्स नहीं लगा सकती। अपने यहाँ पर संसदात्मक व्यवस्था में जब तक किसकी अनुमति नहीं मिल जाती? व्यवस्थापिका की। तो इसी प्रकार से हम बात करें वित्तीय कार्यों के संदर्भ में, तो व्यवस्थापिका के कार्य व शक्तियों में ये एक क्या है? प्रमुख कार्य है। कौन सा? वित्तीय कार्य। देखिए, हम बात करें कार्यपालिका पर नियंत्रण के संदर्भ में, कार्यपालिका के नियंत्रण के संदर्भ में हम बात करें संसदात्मक व्यवस्था में, जो संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है उसमें क्या होता है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, इसीलिए व्यवस्थापिका समय समय पर कार्यपालिका को क्या करती रहती है? नियंत्रित करती रहती है। जैसे कि निंदा प्रस्ताव के माध्यम से, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से इन्हें समय समय पर नियंत्रित करती रहती है कार्यपालिका को। कौन? व्यवस्थापिका। कार्यपालिका निरंकुश नहीं हो सकती संसदात्मक व्यवस्था में, क्योंकि किसका नियंत्रण होता है? व्यवस्थापिका का।
देखिए हमारे भारत के संदर्भ में इसे समझते हैं। हमारे भारत में प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से सब कुछ नहीं कर सकता, वह निरंकुश स्वहित में कार्य नहीं कर सकता। मान लीजिए प्रधानमंत्री स्वहित में कार्य करने लगा तो क्या करेंगे फिर? अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कौन? व्यवस्थापिका, और व्यवस्थापिका अविश्वास प्रस्ताव पास करके कार्यपालिका को ही क्या कर देगी? भंग कर देगी। तो कार्यपालिका में शक्ति ही नहीं रहेगी। कार्यपालिका को यह भय रहता है कि हमारा व्यवस्थापिका के प्रति हमेशा विश्वास बना रहे। ऐसा कोई भी कार्य ना हो जो राष्ट्रहित में ना हो, क्योंकि व्यवस्थापिका जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। इसीलिए कार्यपालिका पर नियंत्रण किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? व्यवस्थापिका के द्वारा। हमारे यहाँ पर एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर सभी मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मान लिया जाता है, मंत्री परिषद भंग हो जाती है। तो इसके भय से यहाँ पर कार्यपालिका निरंकुश नहीं होती और व्यवस्थापिका के नियंत्रण में ही कार्य करती है। हम बात करें अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में अमेरिका के संदर्भ में हम बात करें तो वहाँ पर सीनेट का बहुत प्रभाव रहता है, जो वहाँ का द्वितीय सदन होता है सीनेट, जैसे हमारे यहाँ पर राज्यसभा होती है। देखिए वहाँ पर जब राष्ट्रपति किसी भी मंत्री की नियुक्ति करता है तो सीनेट से अनुमति प्रदान करता है। वहां पर मंत्री परिषद राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि व्यवस्थापिका के प्रति। जबकि हमारे यहाँ पर संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका हो वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? वो होती है व्यवस्थापिका के प्रति। हम बात करें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के संदर्भ में तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति जब मंत्रियों की नियुक्ति करता है तो उसका अनुमोदन किससे करवाता है? सीनेट से। तो ये हुआ कार्यपालिका पर नियंत्रण का कार्य किसका? व्यवस्थापिका का। देखिए ये तीनों ही कार्य व्यवस्थापिका के परंपरागत कार्य हैं। परंपरागत कार्य हैं, चाहे वो विधि संबंधी कार्य हो, चाहे वित्तीय संबंधी कार्य हो, चाहे कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधी कार्य हो। देखिए हम बात करें अगले कार्य के संदर्भ में तो अगला कार्य है न्यायिक कार्य। न्यायिक कार्य के बारे में हम बात करें तो भारत में चाहे विश्व में बहुत सारे राष्ट्रों में व्यवस्थापिका न्यायिक कार्य भी करती है। हम बात करें स्विट्जरलैंड के संदर्भ में तो वहाँ की जो राष्ट्रीय सभा व्यवस्थापिका होती है वह न्यायिक कार्य करती है। बहुत बार ऐसा होता है कि वहाँ की जो व्यवस्थापिका होती है लोगों के मुकदमे सुनने का कार्य करती है। इसी प्रकार से हम बात करें भारत के संदर्भ में तो भारत में भी न्यायिक कार्य बहुत बार कौन करती है? व्यवस्थापिका करती है। किस प्रकार करती है? अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को भ्रष्टाचार के आरोप में क्या कर सकती है? हटा सकती है। यानी कि संविधान का अगर उल्लंघन करेगा कौन? राष्ट्रपति, तो उस पर महाभियोग ला करके वह व्यवस्थापिका न्यायिक कार्य कर सकती है। कदाचार व असमर्थता के आधार पर
कदाचार व असमर्थता के आधार पर मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश को भी हटाने का कार्य कौन करती है? व्यवस्थापिका। केक को हटाने का कार्य भी कौन करती है? व्यवस्थापिका। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटाने का कार्य कौन करती है? व्यवस्थापिका। इस प्रकार से व्यवस्थापिका बहुत सारे न्यायिक कार्य भी करती है। व्यवस्थापिका, हम बात करें न्यायिक कार्यों के संदर्भ में तो बहुत सारे देशों में व्यवस्थापिका के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति भी की जाती है। तो इसी संदर्भ में हम बात करें व्यवस्थापिका के परंपरागत कार्यों के संदर्भ में, तो परंपरागत कार्यों के संदर्भ में न्यायिक कार्य भी यानी न्यायिक शक्ति भी एक प्रमुख किसकी है? व्यवस्थापिका की है। देखिए अगला जो कार्य है निर्वाचन संबंधी कार्य। निर्वाचन संबंधी कार्य के बारे में हम बात करें, निर्वाचन संबंधी कार्य के बारे में हम बात करें तो ये भी एक क्या है? प्रमुख कार्य है किसका? व्यवस्थापिका का। देखिए भारत हो चाहे विश्व हो, कहीं पर भी अधिकांश देशों में निर्वाचन संबंधी कार्य भी करती है। भारत के संदर्भ में हम बात करें तो राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करती है? व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका एक निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य करती है और निर्वाचन का कार्य करती है भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में। इसी प्रकार हम बात करें अमेरिका के संदर्भ में, जब अमेरिका में किसी भी व्यक्ति को बहुमत नहीं मिलता और राष्ट्रपति नहीं बन पाता, किसी भी उम्मीदवार को बहुमत नहीं मिल पाता और त्रिकोण की स्थिति हो जाती है, उस कंडीशन में वहाँ की जो व्यवस्थापिका होती है उसकी शक्ति का विस्तार होता है। उसकी शक्ति का विस्तार होने के कारण वहाँ के राष्ट्रपति की नियुक्ति फिर सीनेट करती है। जब वहाँ पर किसी भी उम्मीदवार को बहुमत स्पष्ट नहीं मिल पाता तो सीनेट के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के संदर्भ में निर्वाचन में भाग लेती है, निर्वाचक मंडल के रूप में भाग लेती है। इस प्रकार से व्यवस्थापिका के निर्वाचन संबंधी भी ये प्रमुख कार्य हैं। हम बात करें संविधान संशोधन संबंधी कार्यों के बारे में, विधायी का ये एक प्रमुख कार्य होता है। समय के अनुसार, आधुनिकता के अनुसार नियमों में परिवर्तन करना, उनमें संशोधन करना ही विधायिका का प्रमुख कार्य होता है। विधायिका के अलावा कार्यपालिका और न्यायपालिका संविधान संशोधन संबंधी कार्य नहीं करती, क्योंकि यह कार्य किसका प्रमुख कार्य है? व्यवस्थापिका का। व्यवस्थापिका का यह प्रमुख कार्य है, संविधान संशोधन का प्रमुख कार्य है। क्योंकि चाहे हम भारत के संदर्भ में बात करें, चाहे हम इंग्लैंड के संदर्भ में बात करें, चाहे अमेरिका के संदर्भ में बात करें, हमारे यहाँ पर 103 से अधिक संविधान संशोधन हो चुके हैं, जबकि अमेरिका में भी संविधान संशोधन बहुत हो चुके हैं।
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं संविधान में संशोधन का कार्य कौन करती है? व्यवस्थापिका करती है, संसद करती है। ठीक है, तो ये हमारे संपन्न हुए क्या? परंपरागत कार्य। देखिए अब हम बात करते हैं आधुनिक कार्यों के बारे में। व्यवस्थापिका के वर्तमान में दिनों दिन कार्य बढ़ते जा रहे हैं। कार्य बढ़ने के कारण व्यवस्थापिका बहुत व्यवस्थित तरीके से व्यस्त रहने लगी है। व्यवस्थापिका के कार्यों में अधिक बढ़ोतरी होने लगी है और वो बढ़ोतरी इस प्रकार से हुई है। देखिए वेतन प्रदान करना यह किसका प्रमुख कार्य है? यह आधुनिक दृष्टि से देखें हम तो यह किसका कार्य है? व्यवस्थापिका का कार्य है। इसका अभिप्राय यह होगा जनता तथा अभिजन में सरकार के शासन करने वाले नैतिक अधिकार या नियमित रूप से चेतन ढंग से कार्यपालिका को एक तरह से स्वीकृति प्रदान करना, वैधता प्रदान करना। नागरिकों के या अभिजन के लिए जो नैतिक निर्माण के लिए जो कानूनों का निर्माण किया गया है कार्यपालिका द्वारा, उनको वैधता प्रदान कौन करती है? वैधता प्रदान करने का कार्य व्यवस्थापिका करती है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो कार्यपालिका कानून का निर्माण करेगी किसी का भी, उसको वैधता कौन देगा? उसको वैधता देगी व्यवस्थापिका। सुरक्षा यंत्र का कार्य व्यवस्थापिका हमेशा ही एक सुरक्षा के रूप में कार्य किया है, क्योंकि यह जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और जनता की सुरक्षा का भार व्यवस्थापिका का होता है। व्यवस्थापिका ही सुरक्षा के लिए कार्यपालिका को विभिन्न योजनाओं का अनुमोदन करती है और यह भी एक प्रमुख कार्य किसका होता है? व्यवस्थापिका का। इसके अलावा हम बात करें प्रतिनिधित्व संबंधी कार्यों के संबंध में, तो ये भी व्यवस्थापिका का एक प्रमुख कार्य होता है। देखिए व्यवस्थापिका का प्रमुख कार्य इसलिए होता है क्योंकि इनको चुन करके कौन भेजती है? इनको वोट के माध्यम से कौन भेजती है? वोट के माध्यम से इनको भेजती है कौन? आम जनता। आम जनता का प्रतिनिधित्व कौन करता है? व्यवस्थापिका करती है। अरे हम बात करें विश्व के संदर्भ में या भारत के संदर्भ में या इंग्लैंड के संदर्भ में या अमेरिका के संदर्भ में, अधिकांश देशों में सभी में जो व्यवस्थापिका में सदस्य होते हैं वो निर्वाचित होते हैं आम जनता के द्वारा। तो ये आम जनता का प्रतिनिधित्व का भी कार्य करती है। कौन करती है? व्यवस्थापिका करती है। हम बात करें हित समूहीकरण के संदर्भ में, तो हित समूहीकरण या हित स्पष्टीकरण, ये दोनों भी कार्य किसके हैं? प्रमुख व्यवस्थापिका के। व्यवस्थापिका के ये भी क्या है? प्रमुख कार्य हैं। इसके अलावा हम बात करें राजनीतिक सामाजिकरण के संदर्भ में, तो राजनीति सामाजिकरण, राजनीति व्यवस्था को सामाजिक बनाने की जो चेष्टा करती है, जो विस्तार करती है, वो कार्य भी कौन करती है? व्यवस्थापिका। इसी संदर्भ में हम बात करें पर्यवेक्षण के संदर्भ में या छानबीन के संदर्भ में या निगरानी कार्य के संदर्भ में, तो ये भी कार्य कौन करती है? व्यवस्थापिका। किसका पर्यवेक्षण करेगी? किसकी छानबीन करेगी? किसकी निगरानी करेगी? अरे ये कार्यपालिका की निगरानी करती है कि कार्यपालिका राष्ट्र हित में ही तो कार्य कर रही है ना। कार्यपालिका किस प्रकार कार्य कर रही है, इन सब का छानबीन करती है। किन के माध्यम से? इनके
जो अनुमोदन इनके लिए कमेटी गठित करती है कि क्या इन्होंने अनुदान मांगा है वो सही है या नहीं, तो कमेटियों के माध्यम से इनका पर्यवेक्षण करती है कार्यपालिका का और समय समय पर निगरानी रखते हुए कार्यपालिका से कार्य करवाती है व्यवस्थापिका। हम बात करें आखिरी पॉइंट के बारे में, आधुनिक कार्य के बारे में, तो राजनीतिक शिक्षा का कार्य भी करती है। राजनीतिक शिक्षा का कार्य का अर्थ हुआ कि राजनीति का अधिक से अधिक प्रसार करना, लोगों को जागरूक करना, उनको शिक्षित करना, उनको जागरूक और सक्रिय नागरिक बनाना, यही व्यवस्थापिका का प्रमुख कार्य होता है। इस प्रकार से हमने शक्ति विभाजनकरण और अध्यक्षात्मक व संसदात्मक दोनों शासन व्यवस्थाओं के बारे में हमने जो व्यवस्थापिका थी उनका एक विस्तृत अध्ययन किया है। इनके कार्यों के बारे में, चाहे वो परंपरागत कार्य हो चाहे वो आधुनिक कार्य हो। तो इस प्रकार से आज हमने अध्ययन किया है दोनों कार्यों के बारे में, और अपनी अब नेक्स्ट क्लास होगी कार्यपालिका के संदर्भ में। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।